सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा बहुत ही सीधा सादा और भोला था। दो लुटेरों ने दुकान बंद होने के समय उसकी कॉफी शॉप में घुसने का फैसला किया। उनकी बात सुनते ही वो बुजुर्ग आदमी तुरंत गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि ये दोनों किसी गलत इरादे से आए हैं। जैसे ही महिला कर्मचारी लेमन पाई लेकर आई, टॉम ने बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया और उसे काम खत्म करके घर जाने को कह दिया। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लूटपाट की खबरें वो न्यूज में देखता था, वो आज हकीकत में उसके सामने होने वाली है। टॉम ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि दुकान में ज्यादा कैश नहीं है, अगर उन्हें चाहिए तो वे सब ले जा सकते हैं। पर किसे पता था कि ये सुनने के बाद भी सामने वाले ने पिस्तौल निकाल ली। ये देखकर कि टॉम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, उस आदमी ने अपने साथी से कहा कि पहले उस लड़की को सबक सिखाओ ताकि टॉम लाइन पर आ जाए। हालांकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सीधा सा दिखने वाला कॉफी शॉप का मालिक उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हालात बिगड़ते देख लुटेरे ने हथियार निकालने की कोशिश की, पर टॉम की फुर्ती के आगे वो मात खा गया। तभी दूसरे आदमी ने चाकू निकालकर टॉम के पैर पर हमला कर दिया, लेकिन इस बात ने टॉम को पूरी तरह गुस्से में भर दिया। पैर में चाकू घुसने का दर्द तो बहुत था, पर उसने तुरंत पलटकर वार किया। जब उसे यकीन हो गया कि दुश्मन ढेर हो चुका है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। और जब वो गोलियों से छलनी हुई लाश को देख रहा था, तो ये सीधा सादा दुकानदार हैरान करने वाली शांति दिखा रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में उसने उन दोनों खूंखार अपराधियों का सफाया कर दिया। पर टॉम को नहीं पता था कि इस घटना के कितने बुरे नतीजे होंगे। जल्द ही उसका नाम और ये बहादुरी का किस्सा तमाम न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बन गया। पर न जाने क्यों टॉम इस सबसे खुश नहीं था। तभी उसकी पत्नी सारा एक और खबर लेकर आई। उसकी कहानी न सिर्फ टीवी पर आई, बल्कि अखबारों के फ्रंट पेज पर भी छपी थी। लोग उसकी काबिलियत की तारीफ कर रहे थे और उसे कस्बे का हीरो बता रहे थे। लेकिन सारा जितना खुश हो रही थी, टॉम को अंदर ही अंदर उतनी ही बेचैनी हो रही थी। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों की तारीफों और तालियों के बीच टॉम को बस नकली मुस्कान बिखेरनी पड़ी। उसे लगा था कि घर जाकर शांति मिलेगी, पर वहाँ भी सुकून नहीं था, साइलेंस। अगर न्यूज और अखबारों की सुर्खियां कम थी, तो इस छोटे से इंटरव्यू ने टॉम के उस सुखी और प्यारे परिवार को असली खतरे में डाल दिया। इस खबर के बाद टॉम रातों रात सेलिब्रिटी बन गया। बहुत से लोग दूर दूर से सिर्फ इस असली हीरो को देखने उसकी दुकान पर आने लगे। दुकान का काम इतना बढ़ गया कि वहाँ हर समय भीड़ रहने लगी। पत्नी को भी काम खत्म करने के बाद दुकान में हाथ बंटाना पड़ता था। पर तभी एक दिन दुकान में 3 अजनबी दाखिल हुए। देखो और पत्रकार आ गए, पर शायद वे रिपोर्टर नहीं थे, क्योंकि उनका हुलिया थोड़ा डरावना था। चलिए उसे रॉकी कह लेते हैं। उसका मकसद साफ था। अंदर आते ही उसने किसी और की तरफ देखा तक नहीं और सीधा टॉम की ओर बढ़ गया और उसके सबसे करीब वाली सीट पर बैठ गया। स्वागत है श्रीमान, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? बिल्कुल, एक ब्लैक कॉफी दीजिए। और आपके दोस्तों के लिए? वे कॉफी नहीं पीते। उसे उनकी पसंद मंजूर नहीं थी। उसने 2 बार टॉम को जोई कहकर बुलाया, जिससे टॉम उलझन में पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे रॉकी को पूरा यकीन है कि ये आदमी जोई ही है। टॉम ने जवाब दिया कि वो तो कभी फिलाडेल्फिया गया ही नहीं, इसलिए उसे वहां के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सुनकर रॉकी ने अपना चश्मा उतार दिया। जब रॉकी चुप नहीं हुआ, तो टॉम ने साफ कह दिया कि अगर उन्हें कुछ ऑर्डर नहीं करना है और बस बेकार की बातें करनी है, तो ये सीट किसी और ग्राहक के लिए खाली करनी होगी। पर रॉकी ने जवाब में जेब से $100 का नोट निकाल कर रख दिया। रॉकी ने सफाई देने के बजाय बड़े अजीब लहजे में कहा कि बेहतर होगा इससे पहले कि वो बंदूक निकाल कर हमला करे, हम यहाँ से खिसक ले, वरना इस दुकान में कुछ और लाशें गिर सकती है। उस पल टॉम को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई और उसे कुछ बहुत बुरा होने का डर सताने लगा। जैसे ही वे तीनों गए, सारा ने तुरंत काउंटर पर जाकर शेरिफ को फोन लगा दिया। उसे एहसास हो गया था कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। कुछ ही देर में शेरिफ सैम ने अपनी गाड़ी से उन तीनों का पीछा किया और उन्हें किनारे रुकने का इशारा किया। सैम ने उनके पास जाकर सबके पहचान पत्र मांगे। सैम ने सख्त लहजे में उन्हें चेतावनी दी कि ये एक शांत कस्बा है और यहाँ सब कानून मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ कोई गड़बड़ करने या हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। मगर क्या वे सच में उसकी बात मानेंगे? बाद में सैम टॉम के घर आया और उन तीनों के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा कि आगे बैठे हुए 2 लोग कई हत्याओं के आरोपी रह चुके हैं और कई हिंसक वारदातों में शामिल रहे हैं। एक से बढ़कर एक खूंखार, लेकिन जो सच में रोंगटे खड़े कर दे वो है वो जख्मी आंख वाला आदमी। उसका पिछला रिकॉर्ड तो और भी डरावना है। गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में वो 10 साल से ज्यादा जेल में काट चुका है और उस पर 6 हत्याओं और कई लोगों को गायब करने का भी शक है। उसका नाम तो पुलिस के सिस्टम में भी बेहद खतरनाक की लिस्ट में आता है। सैम ने बताया कि उसने जोई कुसैक नाम की जांच की, लेकिन सिस्टम में इस नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। हालांकि फिलाडेल्फिया में रिकी कुसैक नाम का एक आदमी जरूर है, जो एक बहुत बड़े क्रिमिनल गैंग का सरगना है। इसी वजह से सैम को ये पूरा मामला काफी संदिग्ध लग रहा था। जाते जाते उसने दोनों को हिदायत दी कि अगर वे दोबारा दिखें तो तुरंत उसे फोन करें। कस्बे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी। लेकिन सैम की बातें सुनने के बाद सारा और भी ज्यादा घबरा गई। उसके मन का डर बढ़ता ही जा रहा था। टॉम ने खुद को शांत दिखाते हुए उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, शायद उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अगली सुबह जब वो रोज की तरह कैफे पहुंचा, तो उसने देखा कि कस्बे में कभी न दिखने वाली एक लग्जरी गाड़ी उसकी दुकान के ठीक सामने खड़ी थी। उसे लगा कि वे तीनों फिर अंदर आएंगे। वो चौकन्ना होकर उनके आने का इंतजार करने लगा, पर अगले ही पल उन्होंने अचानक गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। लेकिन इससे टॉम और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि वे उसी रास्ते पर गए थे जो उसके घर की तरफ जाता था। वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपने जख्मी पैर के साथ ही घर की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। भागते हुए उसने तुरंत अपना नोकिया फोन निकाला और घर पर फोन किया। टॉम ने सारा से कहा कि जल्दी से बंदूक निकाल ले और घर का दरवाजा सुरक्षित कर ले। उसे शक था कि वे तीनों उन पर हमला कर सकते हैं। सारा ने एक पल की भी देरी नहीं की और अलमारी से बंदूक निकालकर उसे लोड कर लिया। फिर वह दौड़कर नीचे गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो डर से कांप रही थी, पर हाथ में बंदूक लिए डटी रही। कुछ मिनटों बाद जब दरवाजा खुला, तो सामने उसका पति टॉम खड़ा था। उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांककर चारों तरफ देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वो गाड़ी
बाहर नहीं है, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। क्या वाकई वो सिर्फ उसका वहम था? लेकिन जब उनके बेटे को पता चला कि पापा अपने जख्मी पैर के साथ दुकान से घर तक दौड़कर क्यों आए थे, तो उसके मन में प्यार के साथ साथ एक अनजाना डर भी बैठ गया। उसी दोपहर सारा अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने गई, पर उसका ध्यान नहीं गया कि वही गाड़ी उनका पीछा करते हुए पार्किंग में उनके पास ही रुकी थी। जब सारा दुकान में मोलभाव कर रही थी, तब उसकी बेटी चुपके से दुकान से बाहर निकल गई। बेटी को गायब पाकर सारा पागलों की तरह उसे ढूंढने बाहर दौड़ी। तभी उसने देखा कि बाहर एक बेंच पर रॉकी बैठा था। कोई और रास्ता न देख उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा कि वे आखिर चाहते क्या है। रॉकी ने भी साफ कह दिया कि वो उसके पति से अपनी कोई पुरानी चीज वापस लेने आया है, और अगर उसने वह चीज ले ली तो उनके पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसने कहा कि टॉम शायद रॉकी को न पहचानता हो, पर वो कार्ल को जरूर जानता होगा। उसकी ये खराब आंख आज भी सिर्फ जोई कुसैक को ही देख पा रही है। अब सारा का मन डगमगाने लगा था, क्योंकि रॉकी ने अभी रिकी का नाम लिया था। उसके परिवार के पास दिखा तो वो पुलिस बुला लेगी। उधर दूसरी तरफ हाई स्कूल में आने के बाद से ही बॉबी को अक्सर तंग किया जाता था। बचपन से मिली अपने पिता की सीख के कारण वो हमेशा चुपचाप सब सह लेता था। बाद में पता चला कि बॉबी के पिता असल में बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन ये जानने के बाद भी वो नहीं सुधरा, बल्कि वो और भी ज्यादा जोश में आ गया। जैसे बॉबी को जितना ज्यादा परेशान करेगा, उतना ही खुद को ताकतवर साबित कर पाएगा। क्लास की एक लड़की ने जब ये देखा तो हमेशा की तरह उसे वहाँ से जाने के लिए समझाया, पर किसे पता था कि इस बार वह उस गुंडे को एकटक घूरता रहा और वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार उसने अपना गुस्सा पी लिया, क्योंकि इस तरह की बेइज्जती उसके लिए कोई पहली या दूसरी बार नहीं थी। मगर जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, तभी एक और गुंडे ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्हें लगा कि बॉबी हमेशा की तरह अपना सिर झुका लेगा और डर जाएगा, पर अगले ही पल जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कभी नहीं। जिस बॉबी ने कभी लड़ाई नहीं की थी, वो अचानक से इतना हिंसक हो गया जैसे कोई सोता हुआ शेर जाग गया हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन इस बात से टॉम बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि बॉबी ने न केवल उस लड़के को अस्पताल पहुंचा दिया था, बल्कि स्कूल में भी उसे सस्पेंड कर दिया था। इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि उस गुंडे के माता पिता ने उनके पूरे परिवार पर केस करने की धमकी दी थी। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वे कोटक कचहरी का खर्चा उठा सके। माँ, ये केस नहीं लड़ पाएंगी। छोड़ो, मेरी बात सुनो। इस परिवार में हम बातों से मसले हल नहीं करते। सवाल सिर्फ मारपीट का नहीं है। हमारे परिवार में तो हम उन्हें खत्म ही कर देते हैं। उस एक थप्पड़ ने बॉबी का दिल तोड़ दिया और वो तुरंत घर से बाहर भाग गया। जब टॉम वहाँ लेटा हुआ उस थप्पड़ के लिए पछतावा कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी सारा बेटी के साथ वापस आ गई है। फिर सारा ने रास्ते में हुई अजीब घटना के बारे में बताया और उस आदमी ने जो बातें कही थी उन्हें दोहराया। ये सुनकर टॉम थोड़ा घबरा गया, पर उसने खुद को शांत दिखाते हुए बात टाल दी। पर जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वही पुरानी गाड़ी उनके घर के बाहर आ खड़ी हुई। टॉम ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और घर से बाहर झपटा। उन लोगों के आने का मकसद साफ था। वे चाहते थे कि टॉम उनके साथ फिलाडेल्फिया चले, ताकि पुराने दुश्मनों से पुराने हिसाब बराबर किए जा सके। ये देखकर कि टॉम अभी भी किसी दूसरे इंसान होने का नाटक कर रहा है, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की और सीधे बॉबी को घसीटकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। सारा ये देखकर बुरी तरह डर गई और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, पर टॉम ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार किसी भी खतरे में पड़े। टॉम ने अपनी पत्नी को बेटी के साथ घर के अंदर रहने को कहा और वादा किया कि वो बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। सारा के अंदर जाने के बाद टॉम ने उनकी शर्त के मुताबिक अपनी बंदूक नीचे रख दी। टॉम के चेहरे पर कोई डर नहीं था, वो सीधा उनकी तरफ बढ़ा। उन गुंडों को लगा कि निहत्था टॉम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए उन्होंने बॉबी को छोड़ दिया। देखो, जब तुम शांति से बात मानते हो तो सब कितना आसान हो जाता है। चलो भाई, साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। पर तभी टॉम ने अचानक कुछ ऐसा कह दिया जो सुनकर वो गुंडा चिढ़ गया। इशारा मिलते ही उसके आदमी ने पिस्तौल निकाल ली, पर किसे पता था कि अगले ही पल पासा पलट जाएगा। अपने एक आदमी को मरते हुए और दूसरे को गोलियों से छलनी होते देख वो गुंडा आग बबूला हो गया और टॉम को खत्म करने के लिए उसके करीब आया। पर जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, भले ही बेटे ने टॉम की जान बचा ली थी, लेकिन टॉम बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो जानता था कि ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। जिस पहचान को छिपाकर वो सालों से यहाँ एक सुखी परिवार के साथ रह रहा था, इन 3 लाशों के साथ वो सब अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी सारा बहुत थकी और उदास लग रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसका सीधा साधा पति अचानक एक खूंखार कातिल में बदल गया। इसलिए अब वो सिर्फ एक बात जानना चाहती थी, फिलाडेल्फिया में तुम पैसों के लिए खून करते थे या तुम्हें इसमें मजा आता था? सारा को घिन महसूस हुई और वह बाथरूम की तरफ भागी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्यारा पति एक खूंखार हत्यारा हो सकता है। उसने 3 साल लगाए थे खुद को पूरी तरह बदलने में। जब से वो सारा से मिला था, उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई है। पर सारा के लिए ये सब स्वीकार करना नामुमकिन था। अब टॉम उसकी नजरों में सिर्फ एक क्रूर कातिल ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखेबाज भी था। कुछ दिनों बाद टॉम ठीक होकर घर लौटा, पर घर पहुंचते ही बेटे ने उस पर तंज कसना शुरू कर दिया। जब आप इतने ही बड़े लड़ाके हैं, तो जब वे लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तब आपने एक बार भी मेरा साथ क्यों नहीं दिया? इतना कहकर वो मुड़कर चला गया। वो अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर सैम भी वहां पहुंच गई। उसने सीधे तौर पर कहा कि हाल में जो कुछ भी हुआ है उसे कुछ बातें समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो सच जानने आई है। पर सवाल पूछने से पहले ही सारा काम से वापस आ गई। सैम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैम ने अब बात घुमाना बंद किया और अपना शक जाहिर कर दिया। टॉम ने जिन 3 लोगों को मारा था वे गैंगस्टर थे। सैम को यकीन था कि अगर वे 100% पक्के नहीं होते तो इतनी दूर यहाँ तक कभी नहीं आते। वो आज सिर्फ टॉम के मुंह से सच सुनना चाहती थी। सारा
कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो और टॉम के पास जाकर बैठ गई। अपनी बात कहने के बाद वो टॉम के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी जैसे वो दुनिया की सबसे बेबस इंसान हो। उसने अपनी बेबसी और दुख को इतने भावुक तरीके से दिखाया कि सैम को लगा शायद उसने ही सोचने में गलती कर दी है। सैम बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, सारा ने तुरंत उठकर टॉम को खुद से दूर धकेल दिया। साफ था कि वो टॉम को माफ नहीं कर पा रही थी। टॉम ने सब कुछ समझाने की कोशिश की, पर बदले में उसे अपनी पत्नी से एक जोरदार थप्पड़ मिला। थप्पड़ खाते ही टॉम के अंदर का पुराना जोई जाग उठा। सारा उस हैवान से दूर भागना चाहती थी, पर टॉम ने फिर से उसका पैर पकड़ लिया और फिर दोनों सीढ़ियों पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। उस वक्त टॉम बिल्कुल भी वो सीधा सादा पति नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्से के जुनून में वो पूरी तरह जोई कुसैक बन चुका था। भले ही उसने कुछ मिनटों के लिए सारा पर काबू पा लिया था, पर उसकी पत्नी उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसी रात वो बात हो ही गई जिसका उसे डर था। उसे उसके बड़े भाई रिकी कुसैक का फोन आया। रिकी ने सीधे मुद्दे की बात की और कहा कि उसे पता चल गया है कि टॉम ने ही उसके आदमी को मारा है। रिकी उससे फौरन मिलना चाहता था। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टॉम ने बिना किसी देरी के अकेले ही फिलाडेल्फिया के लिए गाड़ी निकाल ली। करीब 10-12 घंटे बाद वो फिलाडेल्फिया पहुंचा। दिए गए पते के मुताबिक वो सबसे पहले एक बार में गया जहाँ रिकी के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ वह गाड़ी से एक सुनसान हवेली पहुंचा। विला के अंदर घुसते ही रिकी के गुंडों ने उसकी पूरी तलाशी ली। उसके बाद उसका बड़ा भाई रिकी सीढ़ियों से नीचे उतरा। कई सालों बाद अपने छोटे भाई को देखकर रिकी बहुत खुश लग रहा था। उसने पहले उसे चूमा और फिर गले से लगा लिया। देखने वाले को लगता कि इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। ऊपर जाने के बाद बड़े भाई ने पहले तो उसका हाल चाल पूछा और फिर अचानक अपनी बातों का रुख बदल दिया। असल में रिकी फिलाडेल्फिया के सबसे बड़े गैंग का दूसरा सबसे बड़ा आदमी था और इससे पहले कि गुंडे टॉम तक पहुंचते रिकी की ऊपर वालों से बात हो चुकी थी कि जैसे ही मौजूदा बॉस रिटायर होगा वो गद्दी रिकी को ही मिलेगी। पर किसे पता था कि जोई ने उन गुंडों को ही मार डाला। इस वजह से गैंग के बॉस और दूसरे गुट रिकी से बहुत नाराज थे। इतना कहकर रिकी ने लहजा बदला और अपने भाई को बचपन की एक कहानी सुनाई। जब जोई पैदा हुआ था तब रिकी चुपके से अस्पताल गया था ताकि पालने में ही अपने छोटे भाई का गला घोंट सके, पर इससे पहले कि वह उसे मार पाता माँ ने उसे देख लिया और उसकी जमकर धुलाई कर दी। टॉम फौरन समझ गया कि उसका भाई क्या कहना चाहता है। मैं यहाँ सुलह करने आया था ताकि बता सकूं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तुम ये कर सकते हो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, पीछे खड़े गुंडे तैयार हो गए और रिकी वहां से मुड़ गया। मगर रिकी ये नहीं जानता था कि तड़पा तड़पा कर मारने का ये तरीका टॉम के अंदर के जोई को पूरी तरह जगा देगा। रिकी ने बंदूक तानी और ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर जोई ने खुद को बचा लिया। उसने एक गुंडे की गर्दन तोड़ दी और वहां से तेजी से निकल गया। रिकी ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने तड़पते हुए आदमी के पास जाकर उसे एक गोली मार दी। इसके बाद वह अपने आखिरी बचे हुए आदमी के साथ जोई को ढूंढने लगा। जैसे ही वो विला से बाहर निकला, दरवाजा बाहर से बंद हो गया और अंदर से 2 गोलियों के चलने की आवाज आई। अब रिकी पूरी तरह घबरा गया था। वो चाबी निकालकर अंदर घुसने की कोशिश कर ही रहा था कि अगले ही पल उसके छोटे भाई ने खुद दरवाजा खोल दिया। 2 दिन बाद टॉम आखिरकार अपने उसी छोटे से शहर वापस आ गया जिसने उसे नई पहचान दी थी। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, खाने की मेज पर बैठे तीनों लोगों ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने न कोई सवाल किया, न कोई इल्जाम लगाया, बस एक गहरा सन्नाटा था जो सब कुछ कह रहा था। अपनी पत्नी को सामने सही सलामत देखकर टॉम के पास कहने को कुछ नहीं था। सारा ने भी कुछ नहीं कहा, पर उसने अनजाने में ही अपने हाथ जोड़ लिए जैसे वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही हो। ये कोई धार्मिक रस्म नहीं थी, बल्कि दिल से निकली हुई दुआ थी कि वो जिंदा लौट आया है। तभी उसकी छोटी बेटी उठी और धीरे से खाने की प्लेट अपने पापा की तरफ बढ़ाई और बॉबी जो अपने पिता से नाराज था उसने भी मांस की प्लेट उनके सामने रख दी। टॉम को ये सब देखकर बहुत सुकून मिला। तभी उसकी पत्नी सारा ने भी अपनी दुआ पूरी की और टॉम की तरफ देखा। टॉम की आंखों में भी आंसू थे। ये माफी मांगने वाली नजरें नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मर्द की नजरें थी जिसने अपना घर बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी और अब उसे वापस लौटने की खुशी और डर दोनों महसूस हो रहे थे। शायद ये परिवार अब पहले जैसा न रहे, पर कम से कम ये टूटा नहीं है। जब तक परिवार साथ है, कहानी जारी रह सकती। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।